अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस, क्लियर आ रही है। ठीक है जी। और कमेंट्स करें। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मौसम का आपको पता है मसला है ना, हो सकता है कि नेट पे मसला वसला ना आए। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। वैसे कोई मसला तो नहीं आया प्रीवियस क्लास में, इंशाल्लाह इसमें भी कोई मसला नहीं आएगा, तो कोई ऐसी इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर 19-20 आवाज में हो जाए तो परेशान मत होइएगा, बता दिएगा, उसके बाद फिर देख लेंगे उसको। सही है, तो कितने स्टूडेंट आ गए? 5। 5-6 ही हमारे पास, मेरे ख्याल में ऐसे ही कुछ है। तो काम शुरू करें बेटा। बारिश एंजॉय कर रहे हैं? जानवर लेकर आ गए सारे? बाहर जानवर लिया है, ये हिस्से वाले हैं बहुत सारे इसके अंदर। यस, सबसे पहले रहीम की आवाज आती है। यस, ले आया। यस सर, हमने ले लिया। वाह भाई वाह, गाय की खूब खिदमत चल रही होगी आजकल, है ना? अभी तो बारिश चल रही है, सबको साइड में क्या हुआ होगा। गुड हो गया, गुड, बेहतरीन। सही से मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो खूब। चल सही है, अच्छी बात है। और क्या, जब 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 टिक्के बनाओ तो पहुंचा देना सेंटर में, जब तक क्लास नहीं हो रही चलेगा, है ना? सही रहेगा ना, मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा मैं हिस्सा लेता हूँ, हिस्सा लिया हुआ है। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं आज हमने नया चैप्टर जो है वो शुरू करना है, और वो है आपके पास चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म हो गया है, और मैंने आपको काम दिया था कुछ चैप्टर 1 का करने के लिए लास्ट वीक, और उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। यस, कर लिया है। तो मैं ये काम आज तक का और टाइम दूंगा, और कल मैं आपका ये जो काम है ये आपका कल मैं चेक करूंगा। ठीक है, पूरा काम, और बता दूं मैं आपको क्या क्या करना था, और अगर उसमें कोई चीज आपने नहीं करी है तो बेटा आप लोग वो भी कर लिएगा। ठीक है, देखें जी, सबसे पहले जो आपने करना है वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन और केमिस्ट्री की तमाम ब्रांचें, ठीक है, छोटी छोटी लिखनी है। उसको करने के बाद आपने करना है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, इसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी और साइंटिफिक लॉ। उसके बाद आपने करना है जनाब तीसरा काम, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन अवर सोसाइटी, ये काम कर देना है। उसके बाद आपने इसमें किया होगा मुस्लिम साइंटिस्ट, उनके कुछ कारनामा है, और जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं कुछ उनके कारनामे, ये भी किए आप लोगों ने। ठीक है, और लास्ट में आपने एक काम और करना था कि जो चैप्टर के सबसे आखिर के अंदर आपको एमसीक्यूज वगैरह दी हुई हैं या फिर हिंदी ब्लैंक दी हुई हैं, वो भी आपने करनी है। शायद बताई थी आपको पिछले हफ्ते, नहीं बताई, मुझे याद नहीं है बहरहाल। तो जो एमसीक्यूज या फिर हिंदी ब्लैंक्स हैं वो भी बेटा आप लोगों ने बच्चों कर लेनी है। ठीक है, अगर नहीं करी तो कर लेना, इसी बहाने ये होगा कि चैप्टर नंबर 1 जो है एक दफा पूरा पढ़ लेंगे। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं क्वेश्चन आंसर की, वो उस पर जो करने थे वो मैंने करा दिए हैं। सिर्फ लास्ट में आपके पास जो चीज है ना, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, सिर्फ वो करनी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बस, और कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, हाँ, बाकी तो मैंने आपको नोट्स, ये नोट्स ही है सारे, और जो क्वेश्चन आंसर आखिर में दिए थे वो नोट्स में सब वसूल हो गए, तो उस पर कोई खास आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो दी हुई है, एमसीक्यूज जो आप टाइप किए, जो भी टाइप किए, एक तो वो आपने कर लेनी है, और दूसरी जो है वो आपने जो अगला काम है वो कर लेना है। कौन सा? जो ट्रू फॉल्स वगैरह अगर कुछ भी दिया हुआ है वो आप कर लेगा बस। ठीक है, ये तो हो गया चैप्टर नंबर 1। अब आज हमने शुरू करना है बेटा चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले जनाब हमने समझना है कि व्हाट इज द मीन बाय केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, और असल में जो पढ़ना है वो हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है। जितना भी हमने काम करना है, जो भी हमने पढ़ना है, जो भी हमने समझना है, जो भी हमने वर्क करना है, एक्चुअली वो हमने इसी चैप्टर में करना है।
और जितनी चीज़ें हमने आपको बताई थी केमिस्ट्री की डेफिनेशन में जो हमने आपको चीज़ें बताई थी कि उसमें हम लोग क्या-क्या चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं, जिसमें कंपोज़िशन थी, जिसमें आपके पास था प्रॉपर्टीज़ था, जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर था, तो वक़्त के साथ-साथ वो तमाम चीज़ें आपके पास इसमें आती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन की। केमिकल कम्पोज़िशन के नाम से ज़ाहिर है कि 2 केमिकल को आपस में मिलाना। मिसाल के तौर पर अगर मैं 2 चीज़ें आपस में मिलाता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैंने कार्बन है और जब इसको मैंने मिलाया ऑक्सीजन में, जलाया इसको हवा में जलाया, तो हवा में जनाब मेरे पास क्या है ऑक्सीजन है, तो इससे मेरे पास क्या बन गया? इससे मेरे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि एक नई चीज़ बन गई, राइट? तो इसे कहते हैं 2 केमिकल का कॉम्बिनेशन, ये 2 चीज़ों का आपस में मिलना, ठीक है? याद होगा मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि यहाँ पर जो चीज़ आपके पास एरो से पहले लिखी हुई होती है, बेटा ये लाइनें वाइनें नहीं मारो उल्टी सीधी और ये काम नहीं करो उस तरह का कोई भी, हटाओ। किसने किया ये? हटाओ इसको ये, हटाओ, ये भी हटाओ। ये ऐसा काम नहीं करो, सिर्फ चुप होके सुनो खाली बस चीज़ें। मैं खुद ही आप लोगों को इसमें ब्लॉक नहीं करता, वरना ये बंद कर दूँगा जो चीज़ आपको पूछनी होगी अगर एरो मार के वो भी पूछ नहीं पाओगे फिर, वरना फिर वो चीज़ आपकी बंद हो जाएगी, फ़ायदा क्या होगा? ठीक है? तो जो चीज़ आपके पास एरो से पहले लिखी होती है, उसे आप लोग कहते हैं रिएक्टेंट और जो चीज़ आपके पास एरो के बाद लिखी होती है, उसे कहते हैं आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता कि ये कार्बन और ऑक्सीजन आप मिला रहे हैं, इनको ऐसे ही कोई मुँह उठा के मिला दो, बल्कि इनका एक ख़ास तरतीब होती है, इनका एक ख़ास कॉम्बिनेशन होता है। इनका एक ख़ास कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जितना दिल चाहा मैंने कार्बन, जितना मैंने ऑक्सीजन मिला दिया। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर मैं 1 कप अगर चाय बनाना चाह रहा हूँ, तो 1 कप चाय बनाने के लिए ऐसा नहीं होगा कि 1 कप मैं अगर दूध ले रहा हूँ, तो उसके अंदर जो है मैं 6 चम्मच जो है पत्ती डाल दूँ। नहीं, ये इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। तो चाय का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बन गया? चाय का कॉम्बिनेशन ये हो गया कि अगर आप 1 कप जो है वो दूध ले रहे हैं, तो उसमें 1 चम्मच पत्ती डाल रहे हैं और उसमें 1 चम्मच जो है वो आप उसका चीनी का डाल रहे हैं। इस तरह आप इनको मिला के आप चाय बना रहे हैं आपके पास, है ना? तो ये रूल हो गया, एक लॉ हो गया कि इस तरह से आपके पास एक अच्छी और मुनासिब चाय बनेगी। इसी तरह जब आप केमिस्ट्री में किसी केमिकल को मिला रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे ही उठा दें। उसका एक बाकायदा कानून होता है, कायदा होता है, जिनके तहत हम इन चीज़ों को मिला रहे होते हैं। तो इसीलिए उसे कहते हैं लॉस। तो हमने इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डील्स विद द सम एम्पिरिकल लॉस। जो क्या डील करेगी? जो मुख्तलिफ लॉस को डील करेगी। एक मिनट रुक जाओ, आवाज़ आएगी, रुक जाओ, बोल रहा हूँ अभी। अब आएगी आवाज़ आपको, थोड़ा-सा नेट में ज़रा-सा मसला आ जाता है, ठीक है? मैं खुद रुक जाता हूँ बोलने में, अब आवाज़ आ रही होगी राहिल? जी, जी। अब फिर आवाज़ आ जाएगी, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, मुझे पता है सबके पास। मैंने कुछ बोला ही नहीं उस बीच के अंदर, अब बोलना शुरू कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है? तो इसमें जनाब हम क्या करते हैं, हाँ, 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 मुझे मालूम है, मैं यहाँ से देख रहा होता हूँ, मुझे मालूम चल रहा है कब आवाज़ कट रही है, तो मैं खुद चुप हो जाता हूँ, आई नो वेरी वेल। हल्का-सा नेट का मसला कभी-कभी आता है, तो उसमें जब हो जाता है ऐसा, ठीक है? तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो केमिकल, ये केमिकल है आपके पास, कंबाइन कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है? इनको मिलाते वक़्त जो लॉज़ हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो कायदे हैं, जो कवानीन हैं, वो डिस्कस करने हैं। यानी कि किस हिसाब से इनको मिलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर देखें, तो इसमें सी है, इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है? नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 1 मोल मिलाया आपने कार्बन, क्या ओ के पीछे कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो जनाब इसमें आपने मिलाया 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है? और इसी तरह जब ये दोनों मिले, तो आपके पास नई चीज़ क्या बनी? ये बना 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो इसे कहते हैं केमिकल चेंज। क्या होता है? केमिकल चेंज। तो जब केमिकल चेंज होता है, तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन भी कह रहे हो। और जब केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसकी होती है केमिकल इक्वेशन भी। जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी है C+O2 एरो CO2, तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने इसमें क्या चीज कैसे मिलाई, तो देखें, आपको पता है कार्बन का मास कितना होता है? 12।
तो जनाब मैंने क्या करा इसके अंदर, मैंने 12 ग्राम जो है वो इसमें लिया है कार्बन लिया। और इस 12 ग्राम में आपको पता है ये जो ऑक्सीजन है इसका अपना मास कितना होता है, इसका मास होता है 16। कितना होता है बेटा, 16 यानी कि 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 टू द कितना हो गया 32, है ना। तो जनाब इसमें क्या करा आपने, इसमें मिलाया 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलाया है इसमें, ऐसी हुआ। तो टोटल कितना मिलाया आपने दोनों को, 32 ये और 12 ये, कितना बन गया 44 ग्राम आपने रिएक्टेंट लिया, है ना। और इसके नतीजे में जो आपके पास इसमें चेंज वाकई हो रहा है वो क्या बना, इसका मास ये कितना आएगा, आपको पता है सी का 12 होता है, सी का मास कितना 12 प्लस लगाएंगे बीच में, ओ का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया 32। तो 32 और प्लस 12 कितना आ गया 44। तो जनाब क्या हुआ कि 44 ग्राम अगर इसमें देखा जाए तो मेरे पास क्या बन रहा है, वो बन रहा है मेरे पास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसका मतलब अगर देखें तो जो टोटल इसका मास हो गया कितना हो गया 12 और ये 44 ग्राम, और जो प्रोडक्ट कितना बन रहा है वो भी 32 बन रहा है आपके पास, ठीक है। अच्छा बेटा अब आवाज आ रही होगी आपके पास, सही है। तो इसमें जनाब क्या हो गया, मैंने खुद आवाज बंद की थी 2 मिनट के लिए। तो इसमें जनाब क्या हुआ आपके पास कि 12 ग्राम ये और 32 ग्राम ये, तो जब दोनों मिलके बने तो क्या बन गया, ये बन गया 44 ग्राम CO2। तो ऐसा नहीं हुआ कि ये सब उठा के हुआ है, इन तमाम में लॉस प्रिंसिपल और क्या क्या चीजें इसके अंदर आपके पास अहमियत रखती हैं, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और उसको पढ़ेंगे मुख्तलिफ लॉस में पढ़ेंगे आपके पास, ठीक है जी, सही है। तो एक बात आपको जनाब इसमें क्लियर हो गई होगी आपके पास कि इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने पढ़ना है कि जब दो चीजों को मिला रहे हैं उसके नतीजे में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर दो चीजें बनती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये चेंज किस सूरत में आता है, ये चीजें आपस में किस रेशो से मिलाई जाती हैं, इसे कहते हैं लॉज और प्रिंसिपल। तो इन तमाम बातों को हम बेटा डिस्कस करेंगे इसके अंदर लॉ, और इसमें पढ़ेंगे आपके पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल कॉम्बिनेशन के चैप्टर में इसको हम डिस्कस करेंगे आपके पास। अब इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है, इसमें हमने पढ़ना क्या क्या देखें जरा जनाब। सबसे पहले इसमें जो हमने पढ़ना है वो ये पढ़ने 4 लॉस, ठीक है। पहला लॉस क्या है, इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। तो ये हमारा होगा पहला लॉ, ठीक है, जिसके जरिए हम केमिकल या कोई भी रिएक्शन आपके पास कर रहे होते हैं। दूसरा लॉ हम कौन सा फॉलो करते हैं, उसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या उसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, जो दोनों बातें की आपके पास। फिर तीसरा लॉ हमें डिस्कस क्या करना है इसके अंदर जनाब, तीसरा लॉ हमें डिस्कस करना है इसके अंदर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और इसमें हमने जो चौथा लॉ डिस्कस करना है उसका नाम है आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अब आपको यकीनन चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का मतलब क्या है। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन मुराद कि जब दो चीज आपस में मिलाते हैं किस कानून के तहत मिलाते हैं, उसमें क्या क्या डिस्कस चैप्टर में डिस्कस करना है हमने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में डील करना है किसपे, विद सम एम्पेरिकल लॉज, जो आपको मैंने अभी लॉ बताया दैट गवर्न द केमिकल चेंज, जो क्या करते हैं, जो केमिकल चेंज में आपको मदद देते हैं, ठीक है। और वो कौन से लॉ है, वो आपके पास ये 4 लॉज हैं। क्या लॉज आपके पास है, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तीसरा क्या आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और चौथा आपके पास क्या है बेटा, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा
कि ये जो चैप्टर है किस चीज पे बिलोंग करता है बेसिकली, ये बेसिकली बिलोंग करता है डिफरेंट लॉस पर। और लॉस या कानून कब अप्लाई होते हैं, जब आप मुख्तलिफ केमिकल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, मिला रहे होते हैं, और मिलाकर कोई भी एक नई चीज आपस में बना रहे होते हैं, तो ये लॉ उस वक्त डिस्कस होते हैं। और देखिएगा जब मैं आपको आगे काम कराऊंगा मजीद, तो मैं बताता रहूंगा कि कहाँ पर कौन सा लॉ आपके पास इस्तेमाल होगा या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले लॉ से। इसका नाम आपके पास क्या है, इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आपके सामने स्लाइड आ रही है आपके पास सबसे पहले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका फाउंडर कौन है, एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम क्या था आपके पास, लेवाइजर। या आपने शायद मॉडर्न साइंटिस्ट में लिखा होगा, इसका नाम हो सकता है चैप्टर 1 में, या नहीं भी लिखा हो, कोई इशू नहीं है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि हु इज द फाउंडर ऑफ दिस लॉ। इस लॉ का आपके पास फाउंडर कौन है, वो है जनाब आपके पास लेवाइजर। लेवाइजर ने इस लॉ को आपके पास पेश किया, ये आपके पास ही हो गया नॉर्मल लेवाइजर। ठीक है, अब असल में ये लॉ एक्चुअली कहता क्या है। ठीक है, लेवाइजर ने लिखा है इसको। अब लेवाइजर के मुताबिक कि लॉ असल में है क्या आपके पास। ठीक है, अगली स्लाइड लगा दी आपके पास। इसका स्टेटमेंट है, इन एनी केमिकल चेंज, किसी भी केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में, द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं इनिशियली पहला जो वेट होता है, इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। वो किसके बराबर होता है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो उसके बराबर होता है। इसका मतलब आसान जबान में आप समझें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपके पास जो रिएक्टेंट होता है, इसे कहते हैं आर रिएक्टेंट जो होता है, और जो आपके पास प्रोडक्ट होता है उसकी मिकदार हमेशा बराबर होती है। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में जितना हमारे पास रिएक्टेंट होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमने रिएक्टेंट की जो मिकदार है वो ली है 100 ग्राम, सही है, 100 ग्राम ली है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक जिसका वेट 100 ग्राम है आपके पास, वेट या मास कह रहे हैं आपके पास, ठीक है, इसको वेट भी कहते हैं मास भी कहते हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो मिकदार होगी वो भी बेटा हमारे पास 100 ग्राम ही होगी। यानी कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होगा उसकी मिकदार हमेशा क्या होनी है, सेम होनी है। कैसे, जरा देखिएगा इसको। मिसाल के तौर पर एक डिकम्पोजिशन हम देखते हैं, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कहते हैं आप संगमरमर, CaCO3। ठीक है बच्चा, ये है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे दो चीजें बनती है, डिकम्पोज होता है, टूट जाता है ये, और टूट कर बेटा ये दो चीजें बनाता है। एक बनाता है ये CaO, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और जो दूसरा आपके पास बेटा बनाता है जिसे आप कहते हैं CO2, जिसे आप लोग कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड कह रहे होते हैं आपके पास। ठीक है, ये आपके पास दो चीजें बनाता है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना इस्तेमाल हुआ है, तो आसान देखें कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40। ठीक है, प्लस लगाया, बीच में कोई साइन नहीं है, तो जो सी लिखा हुआ है इसका जो मास होता है बेटा, एटॉमिक मास, वो कितना होता है, वो होता है 12। ठीक है, कोई साइन नहीं बीच में, लगाएंगे प्लस। यहाँ अगर आप लगाएं O, तो O का मास होता है 16, तो जब 16 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना हो गया, 16 3 जा, ये हो गया जनाब आपके पास 48, यानी कि इसका मास हो गया 48। राइट, टोटल लिख दिया डायरेक्ट मैंने। तो अगर मैं टोटल मास निकालू दोनों तीनों का, तो ये मेरे पास आ जाता है जनाब 100 ग्राम।
कितना आ गया ये आ गया 100 ग्राम। देखते हैं क्या प्रोडक्ट इतनी मिकदार में बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि लॉ तो ये कहता है कि अगर 100 ग्राम रिएक्टेंट है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी बेटा कितना होना चाहिए, वो भी आपके पास 100 ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं अगर, तो ये हो गया आपके पास कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना होगा आपके पास, ये हो गया जनाब 40 प्लस ओ कितना होता है जनाब आपके पास 16, कुछ भी नीचे नहीं लगा हुआ, वो आपने 16 ही लिख दिया। तो जब दोनों को प्लस किया तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 56 यानी कि 56 ग्राम आ गया। सही है। अब देखते हैं कि CO2 कितना बन रहा है। देखिए C है ना, तो C का मास कितना आपके पास है जनाब, ये है 12, ठीक है, प्लस लगा दिया। और अगर मैं O देखूं तो O होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 32 ग्राम। तो जब दोनों को मिलाया तो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 44 ग्राम, राइट। अगर आप देखें तो रिएक्टेंट मेरे पास कितना आ गया, रिएक्टेंट मेरे पास है 100 ग्राम, और अगर दोनों को जमा करूं तो 56 और प्लस 44, तो ये भी कितना हो गया आपके पास 100 ग्राम। इट मींस दैट जितना आपके पास रिएक्टेंट था उतना ही आपके पास क्या आ गया, किसको, 48 बाला 40, 60 और 40 100 हो गया बेटा, पहला वाला 40 लिखा हुआ है, ये 40 है बेटा, ये 40 सही है, तो 100 ग्राम ही आएगा, ठीक है। तो दोनों का जो आपके पास मास है वो क्या गया बराबर। इट मींस कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट है उतना ही मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड बेटा 40 और 16 56 होता है बेटा, CaO। 56 है बच्चा, वो 56 है। तो जनाब 100 ग्राम आपके पास क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और इसी तरह हमारे पास जो 100 ग्राम हो गया वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और लॉ भी यही कहता है कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, वो आपके पास प्रोडक्ट होगा। इट मींस कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिकदार होगी वो हमेशा आपके पास क्या होगी, वो बराबर होगी। इसको समझाते हैं बच्चे और मिसालों से। देखें जरा अगली स्लाइड, ये आपकी नॉलेज के लिए खाली बस। लिवाइजर जो था उसने एक्सपेरिमेंट किया एक, ठीक है, लिवाइजर ने एक एक्सपेरिमेंट को साबित कर दिया। इसको उसने क्या करा, ये एक क्लोज सिस्टम लिया। किसी भी चीज की जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए आपको हमेशा क्लोज यानी बंद सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि इसमें एयर का दखल भी हो सकता है, तो फिर ये लॉ आपके पास वेरीफाई नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जब आप सुनार की दुकान पे जाते हैं तो उसके बाद जो फिजिकल बैलेंस रखा हुआ होता है, तो जब उसका वो वेट करता है तो उसको ऊपर से बंद कर देता है गोल्ड का, क्योंकि हवा के जरिए उसमें एक आध ग्राम का फर्क आ जाएगा। और एक आध ग्राम का फर्क का मतलब है आजकल के जमाने में 1250 रुपए, 1250 रुपए का है 1 ग्राम सोना 24 कैरेट का, इस वक्त जो अभी चल रहा है रेट, रिसेंटली 24 कैरेट, ठीक है, आज का जो रेट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपने देखा होगा आपकी लैब है स्कूल के अंदर, उसमें एक रखा होगा, उसका नाम है फिजिकल बैलेंस, तराजू टाइप का होता है, उसे कहते हैं फिजिकल बैलेंस। उसमें क्या होता है, शीशे से लगा हुआ होता है, उससे हमारे पास जो वेट होता है वो एक्यूरेट होता है आपके पास। तो इसीलिए क्लोज सिस्टम। लेकिन हम लोग चूंकि बिल्कुल देसी काम कर रहे होते तो हमने सारे जो है ना उसको निकाल के रख के और उसका फिर वेट कर रहे होते हैं अपने जब प्रैक्टिकल करा रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सुनार अगर ऐसा करेगा तो उसको पूरा 1 मिनट के अंदर 1250 की पल्ली लग जाएगी, पापा लग जाएगा 1 मिनट के अंदर, क्योंकि 12.5 ग्राम अगर हवा से बढ़ गया यानी 1 ग्राम बढ़ गया वेट तो 1250 रुपए गए उसके अपने हाथ से। तो लिहाजा इसके लिए जो फिजिकल बैलेंस बना है, वरना आम तराजू क्या है, आम तराजू बंदा वेट कर ले, है ना, तो इसीलिए फिजिकल बैलेंस को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखें तो ये एक चारकोल का एक हीटर होता है गर्म करने वाला, ठीक है, जो मरकरी को ऊपर धकेलेगा। इसमें पड़ी हुई है मरकरी, ये मरकरी वही है जो आपके पास थर्मामीटर वगैरह में लगी हुई होती है, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है आपको इसको लिखना है वादे तौर पर, ये मैं बता रहा हूँ एक नॉलेज के लिए खाली आपके पास, ठीक है, बस। तो इसने क्या करा, इसके अंदर जो है मरकरी भर दी, इसके अंदर ये मरकरी भरी हुई है, ठीक है। मरकरी है कि गाड़ी होती है पानी वानी में डिजोल्व तो होती नहीं है, इसकी यहाँ पर जो है ना इसको इसने यहाँ से बांध दिया, से पैक कर दिया, वाटर लगा हुआ है, ठीक है, तो वाटर का इसमें कोई अमल दखल होगा नहीं। यहाँ से क्या करा, इसका इसने पहले समझ ले वेट कर लिया, फर्ज करें इसका जो वेट था वो 50 ग्राम था, कितना था आपके पास 50 ग्राम फर्ज कर ले। अब इस पे जब चारकोल से इसमें हीट गई, गर्म किया इसको, तो मरकरी रोटेट कर ऊपर चढ़ी, और ऊपर चढ़ के जनाब यहाँ के जरिए इसके अंदर दाखिल हुई,
और यहाँ से इस वाले जार में इसमें भरना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, जब मरकरी जार में भर गई, इस जार को उसने हटा लिया। ठीक है, और अब इसने क्या करा, इस जार का भी वेट किया। तो इसने ये नतीजा खस किया कि अगर इसका वेट 50 ग्राम था तो आफ्टर रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद भी इसका वेट आपके पास कितना रहा, वो 50 ग्राम ही रहा। तो इसका मतलब ये हो गया जितना आपके पास रिएक्टेंट था उतना ही आपको इसमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। इट मींस कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो मिकदार होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो हमेशा क्या होती है बेटा, वो बराबर होती है। जितना रिएक्टेंट होगा उतने आपके पास प्रोडक्ट होगा। और मिसालें जो मैंने आपको अभी मिसाल दी थी, ये देखिए स्लाइड अगली लगाई मैंने, ये आपके पास है मैग्नीशियम मेटल, ये वाला। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एस, ये जी, ये एस। एस का मतलब सॉलिड है, इससे नमक होता है। जी का मतलब ये गैस फॉर्म में आपके पास, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड बन रहा है। अच्छा, आपको इक्वेशन में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखे बगैर ही आपकी इक्वेशन मुकम्मल है, यानी कि उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप इसको नहीं भी लिख रहे हैं तो आपको इसमें कोई मसला नहीं है, यानी कि एस ओ नहीं लिखे, आप सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे 2mg प्लस O2 एरो 2mg। मैग्नीशियम का मास होता है 24, इन्होंने तकरीबन 24.12 लिखा हुआ है भारत, लेकिन 24 होता है भारत एक्चुअल जो मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ है 2, तो इसका मास निकाला 24 पॉइंट जो भी लिखा होगा, इन्होंने 3 लिखा होगा मेरे ख्याल है, मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आंसर आ गया, 48.6 इसका आंसर आ गया। ये इसका वेट आ गया एमजी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर ओ लगाएं तो ओ का मास अभी बताया मैंने आपको 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 32। जमा किया, दोनों को जमा किया तो इसका आंसर आएगा 80.6। कितना आएगा, 80.6 इसका जो है वो आंसर आपके पास आ जाएगा जब जमा करेंगे दोनों को। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना हुआ है इसमें MgO, MgO 2 टाइम्स, तो MgO वही 12 जो भी लिख दिया आपने, 24,000 24 पॉइंट कुछ भी लिख दिया, और O वही 16 है। क्या करा, दोनों को आपने प्लस किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 80.6। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की जो आपके पास क्वांटिटी है वो आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई, कि जितना आपके पास रिएक्टेंट हो गया उतना ही आपके पास जो है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप mg की जगह कुछ भी लगाएं, mg आपके पास नॉर्मली आप लगाएंगे 24 लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। तो 24 इसका बेसिकली मास हम यूज करते हैं और बाद में भी यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 48 हो जाएगा खाली। ठीक है, और जो 48 को जमा करेंगे 32 में तो ये हो जाएगा सिंपल आपके पास 80, सही है, 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर 0.6 में हटा दूंगा, प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी 0.6 अगर मैं हटा दूं ये वाला, तो mg का वो 24 लगा दिया और जो 16 लगाया जमा करा और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो यहाँ पर भी ये खत्म हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। तो जितना आपके पास समझ ले रिएक्टेंट होगा उतना ही आपके पास क्या होगा बेटा, इसमें प्रोडक्ट होगा। तो इट मीन्स कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो आपस में जो है वो क्या होगी, वो बराबर होगी आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो दोनों जो आपके पास क्वांटिटीज हैं, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा आपके पास क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ, ये बताऊंगा ये क्यों लिखा हुआ है। ये जो 2 लिखा हुआ है, ये लॉ यही चीज है कि जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट होता है, तो जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट है। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम 2 4 6 8 लगाते हैं। तो सबसे चैप्टर के आखिर में हमने इक्वेशन बैलेंसिंग ही सीखनी है, वो जब होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, उसका नंबर आएगा तो ये आपका सवाल जो ये भी क्लियर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें नीचे और भी मिसाल दी हुई है, जैसे मरकरी ऑक्साइड है, ये मरकरी और ओ लिखा हुआ है, तो इसका मास उन्होंने निकाला है 433.2 निकाला हुआ है ग्राम में। ये इससे क्या बन रही है, मरकरी बन रही है, और आपके पास क्या बन रहा है, इससे ऑक्सीजन बन रहा है। तो जब दोनों को इसमें प्लस किया ये वाला, तो इसका मास भी इतना ही आएगा जितना ये लगा हुआ है आपके पास, उतना ही मास आएगा। तो लॉ ये कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है उनकी जो क्वांटिटी है वो आपस में बेटा क्या होगी, वो बराबर ही होगी आपके पास, यानी कि जो यहाँ पे आप जमा करेंगे दोनों को तो ये लॉ आपको वेरीफाई करता है। इसलिए और मिसाल लिखी भी है इसमें नीचे 2Na प्लस Cl2 लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2NaCl बन रहा है। तो यहाँ पर भी 46 है और 70.9 वगैरह है, जब दोनों को जमा किया है तो ये कितना आ जाएगा, 116.9 आ रहा है, यानी ये पूरा ईयर प्रोडक्ट आ रहा है। इनको जमा करोगे तो इसका आंसर भी सेम आएगा। तो लॉ यही कहता है कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में बेटा क्या होता है, वो बराबर होता है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं आपके पास। इसको मैंने और स्लाइड बना के अच्छी तरह मजीद ब्रीफ किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं स्लाइड आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर और मिसाल लेते हैं कि देखें किस तरह से बनाया है। देखें ये हाइड्रोजन है आपके पास
और ये ऑक्सीजन है। जब दोनों मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, 2H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये बन गया वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब मैं आपको इसको बॉक्स में तोड़ के बता दिया। आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस के लिए जो 2 वगैरह लगा हुआ है, ये आपके पास इक्वेशन बैलेंस के लिए आपके पास, सही है। अब यहाँ देखें तो कितने हो गए, देखें 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए ना। देखें मैंने 4 हाइड्रोजन बनाए, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ देखें तो 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। ठीक है, ओ कितने, 2 है बच्चा। तो यहाँ पर देखा आपने 2 ओ बना दिए, एक ये बना हुआ और एक ये बना हुआ, तो ये हो गए 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो कुल मिला के कितने हो गए, 4 ये वाले और 2 ये वाले, कितने हो गए आपके पास, 6। तो अकॉर्डिंग टू लॉ कि ये भी कितने बनने चाहिए, ये भी 6 बनने चाहिए प्रोडक्ट भी। तो यहाँ देखें इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है 2H2O। क्या बन रहा है, 2H2O बन रहा है। तो यहाँ देखिए क्या बन रहा है, 2 2 जा 4 और ये 2 मल्टीप्लाई O से भी होगा, 2 1 जा 2। तो यानी कि इसमें 4 H है और 2 O है। तो देखिए 2 2 जा 4, तो ये देखिए 1 H 2 H 3 H 4 H, और ये O कितने, 2 है, एक को यहाँ बना दिया और एक को यहाँ बना दिया। तो आप देखें प्रोडक्ट में कितने H हो गए, 4 हाइड्रोजन एटम हो गए और 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो कितने हो गए ये वाले भी, ये भी हो गए 6, ये भी कितने हो गए 6। तो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हो गया वो आपस में क्या आ गई, क्वांटिटी बराबर आ गई। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये मैंने इस तरह बनाया, मैं गोल गोल अंडे करके इसमें एच करके बनाया हुआ है, खूबसूरत भी लग रहा है और जबरदस्त भी लग रहा है। तो अगर मैं उसको वैसे बना दूं तो ये देखिए मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, तो 4 हाइड्रोजन, ये कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए आपके पास। तो वैसे बनाते हो 32 ग्राम हो जाएगा ये, और ये 4 ग्राम हो जाएगा। तो वैसे भी आपके पास क्या आएगा, ये जब भी आपके पास बराबर आएगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। या इसका जो इनिशियल वेट होगा और जो इसका वेट होगा वो आपस में क्या होगा, वो आपस में बराबर होगा। यानी कि जितना वेट हमारे पास रिएक्टेंट का होगा उतना ही वेट मास हमारे पास किसका होगा, आपके पास प्रोडक्ट का भी उतना ही वेट मास होगा। तो इससे कहा गया आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है एच लैंडोल्ट। उसने क्या करा है, उसने इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई किया है, इसको प्रैक्टिकली साबित किया है इस लॉ को, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। और उसे कहा जाता है आपके पास एच लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में जो सवाल नॉर्मली अगर देखा जाए जो आता है वो किस तरह से आता है, एग्जाम में सवाल कुछ इस तरह से आता है कि डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। आप क्या करें, उसको लैंडोल्ट का जो एक्सपेरिमेंट होता है उससे आप उसको वेरीफाई करें। ठीक है, आप क्या करें, उसको जो लैंडोल्ट का जो आपके पास होता है लॉ, उससे आपको वेरीफाई करना है। अच्छा बेटा, तकरीबन 4 मिनट के बाद आपकी जो मीटिंग होगी ये वाली एंड हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने दोबारा इसको रिज्वाइन कर लेना है क्योंकि मीटिंग का टाइम एंड हो जाएगा अभी, तो आपने रिज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों, तो एक काम करें, आप एक काम करें, सबसे पहले तो आप एक एक करके इन सबका स्क्रीन शॉट ले बेटा सबसे पहले, ताकि मीटिंग से पहले आपके पास स्क्रीन शॉट आपके पास मौजूद हो। सबसे पहले मैंने पहली स्लाइड लगा दी बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा इसको। ठीक है, ले ले तो मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। ले लिया, और बच्चों दूसरों ने ले लिया, ले लिया, और ठीक है बेटा आगे बढ़ाओ स्लाइड्स को, ले लिया सबने, ओके। तो ये मैं लगा रहा हूँ बेटा नेक्स्ट स्लाइड आपके पास। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड लगा रहा हूँ, इसकी पिक्चर लीजिएगा। कॉपी के ऊपर जब काम करें ऐसी करें, खूबसूरत कहते अच्छा लग रहा है ना, देखें लग रहा नहीं लग रहा, इसको डिफरेंट कलर्स में कर लें आप, तो ये आपको काम और अच्छा देगा। तो समझेगा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला और क्या जबरदस्त काम करता है, यानी क्या क्या आपने काम करना है। ठीक है, इसका भी ले लिया बेटा सबने, शाबाश सबने, ओके आगे बढ़ाओ स्लाइड, आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी भी पिक्चर लिएगा नेक्स्ट स्लाइड की। ये देखें, ये माशाल्लाह लेवाइजर की तस्वीर भी आ गई, ये लेवाइजर था, और अच्छा नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। और इस स्लाइड का मकसद क्या है, इस स्लाइड का मकसद है एमसीक्यूज, यानी कि हु इज द फाउंडर, फाउंडर जो है वो लेवाइजर है आपके पास, किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो इसकी पिक्चर भी ले ली आप लोगों ने बच्चों, शाबाश सबने ले ली।
सबने, क्योंकि 8 स्टूडेंट्स मौजूद है मेरे पास, सबने ले ली बच्चों? शाबाश। ये हटाओ, ये किसने हमारी लाइन बेटा? टाइम नहीं है, जल्दी से हटाओ बेटा इस लाइन को। अभी मैंने कहा था ये काम नहीं करना किसी ने भी। ओके, अब मैं बना रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड आपके पास, ठीक है? अब मैं अगले में फिर बंद कर दूंगा आपकी सब चीजें, फिर आप बोल के परेशान हो गए। बेटा इसकी भी जल्दी स्लाइड लो, स्टेटमेंट की, ताकि आपको मजीद हेल्प देगा। शाबाश, जल्दी से ले लो। ले ली बेटा सबने? शाबाश शाबाश, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। आपको बड़ी हेल्प देगा ये याद करने में, पढ़ने में, काम करने में, ठीक है? हाँ भाई, अगली बढ़ाओ स्लाइड। हाँ बताऊंगा फिर कभी, मैं बताता हूँ अभी अगली स्लाइड के अंदर कि क्या करना है इसके अंदर, ठीक है बच्चों? अगली स्लाइड बताऊंगा अभी, ठीक है? तो अगली मैं स्लाइड दे रहा हूँ। हाँ, इसीलिए जल्दी से एक्सपेरिमेंट की बच्चों। शाबाश, जल्दी से ले ली इसकी बच्चों। वेल डन, वेल डन, शाबाश। सबने ले ली बच्चों? ओके बेटा, ओके, शाबाश शाबाश, जल्दी ली जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई, अगली स्लाइड लगाऊं प्यारे बच्चों? नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये बेटा ये अगली स्लाइड आई आपके पास। चलिए बेटा इसकी भी ले लिया पिक्चर, शाबाश, अच्छी तरह से। कि मैंने आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दी है, यानी काम के लिहाज से जितना मैं डिटेल में पढ़ा सकता था, जितना बता सकता था, जितना और काम में कर सकता था, सारा काम आपके साथ कर रहा हूँ, किया है आपके साथ, ठीक है? ओके बेटा, सबने ले ली पिक्चर इसकी, शाबाश। ओके प्यारे बच्चों, शाबाश शाबाश, गुड हो गया बेटा, गुड हो गया, शाबाश। नेक्स्ट पिक्चर, यस इसकी लीजिएगा। अभी जो फ्रेश थी हमारे पास, तो आई होप सो ये आपको समझ में आएगा सारा, ठीक है? तो इसको भी स्लाइड्स लेने के बाद आगे मैं इसको दोबारा से इसको कंटिन्यू करूंगा, और इसके बारे में आपको दोबारा लेक्चर दे दूंगा, समझा दूंगा कि आपको इस तरह आ गया, ठीक है बच्चों? ले ली सारा पिक्चर, ठीक है? एक और स्लाइड लगा रहा हूँ जिसकी हम बात करेंगे अभी, इसके उसके बाद बात करेंगे डिस्कनेक्ट होने के बाद। तो ये इसकी भी ले लो पिक्चर बेटा, यानी कि इसको आपने जो वेरीफाई किया है लैंडोल्ट ने, तो इस लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट को कि अभी हम जो है वो इस पे भी बात करेंगे कि लैंडोल्ट ने इस पे आपके पास क्या काम किया था, एच लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। इसकी भी ले ली बच्चों? हाँ भाई, 2-4 एसएमएस ही आ रहे हैं मेरे पास, सबने ले लिए। किसी भी वक्त मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी, आपने दोबारा इसको कनेक्ट करना होगा, सही है बच्चों? सही है। अच्छा मुझे ये बताइए बेटा तमाम लोग कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? सबको समझ में आ गया है? इसको फिर मैं दोबारा समझा दूंगा अभी और क्लियर कर दूंगा। अभी स्लाइड्स के बाद जब नहीं लगेगी तो आपको समझ में आ गया कि लॉ में आपने क्या पढ़ना है, केमिकल कॉम्बिनेशन में आपने क्या पढ़ना है, और इसमें आपने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है? और अभी ये थोड़ी सी एच लैंडोल्ट की बात करेंगे, और एच लैंडोल्ट की बात हम कल भी करेंगे, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी को लेके चलेंगे। आई होप सो कि आपको ये लॉ अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसकी मैंने आपको मिसालें बहुत सारी दी हैं, एग्जाम्पल समझाया है, बिल्कुल जीरो पे आके आपको समझाया है, सिफर पे आके समझाया है, और आई होप कि आपको ये तमाम